students, welcome to Statisticspedia. Now we will continue the series of integral calculus और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिपल इंटीग्रल्स। क्वेश्चन स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम ये सीखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर हम एट द एंड हम जो डिरिचलेट्स थ्योरम है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। तो अभी इनिशियली हम जो है वो वैल्यू को इवेल्युएट करना और निकालना देखेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू बिफोर द क्वेश्चन। हम एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसे आपने डबल इंटीग्रल्स देखा था कि जब आपको कोई भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप डबल इंटीग्रेट करते थे। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है किसी गिवन सरफेस का तो फिर आप ट्रिपल इंटीग्रल्स की हेल्प लेते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में और फिर z के रेस्पेक्ट में। तो समटाइम्स नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है, dz dy dx फॉर्म में लिखा होता है, तो ये आपकी z की होती है, ये आपकी y की होती है और ये आपकी x की होती है। तो इसको इवेल्युएट कैसे करना है, अब मैं आपको दो जो है वेज इसको समझिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको हेल्प करेगा। सपोज अगर आपकी ये जो लिमिट्स है ये कुछ फाइनाइट है, जैसे 0 to a, 0 to b, 0 to c है और यहाँ पे कोई फंक्शन आ गया x, y, z एंड दिस इज लाइक dz, dy एंड dx। इस टाइप का कोई इंटीग्रल है तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल कहलाता है। इंडिपेंडेंट इंटीग्रल मतलब कि अगर लिमिट्स फाइनाइट है, यहाँ पे जैसे लिमिट्स 1, 2, 3 हो सकती थी, है ना। तो अगर लिमिट्स फाइनाइट है, डिपेंडेंट नहीं है वेरिएबल पे, तो फिर आप यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मतलब x की लिमिट के साथ x चला जाएगा, y की लिमिट के साथ y और z की लिमिट के साथ z चला जाएगा, ऐसे। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट केस। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे आपकी जो टाइम है सॉल्व करने का वो कम लग जाता है। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स इस तरह से कोई क्वेश्चन है जैसे 0 to x आ गया एंड 0 to y आ गया एंड समथिंग लाइक दैट, dz dy एंड dx, तो ये वाला जो केस है ये आपका डिपेंडेंट वाला केस है, क्योंकि अब यहाँ पे z की जो लिमिट है वो y पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही y की लिमिट x पर डिपेंडेंट है। तो इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें आपको सबसे पहले सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में करना होगा, फिर y के रेस्पेक्ट में और फिर x के रेस्पेक्ट में। कई क्वेश्चंस में क्या होता है, व्हाई आई एम टेलिंग यू, कई क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे लिमिट्स की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती हैं और इस तरह से सेपरेट दे देते हैं, ये फाइनाइट दे देते हैं, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 या जो भी लिमिट की प्रॉपर्टी है, अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो फिर आप इसको सेपरेट करके इंडिपेंडेंट केस हो जाता है, और अगर यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो ये डिपेंडेंट केस होता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज तो फर्स्ट, अभी फ्यू क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगाना था, तो मैंने आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगी ट्रिपल इंटीग्रल्स की और कैसे हम उसको इवेल्युएट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x, z की, y की और x की लिमिट्स दिया हुआ है, फंक्शन आपको गिवन है। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करना है। देख लीजिए इंडिपेंडेंट केस है या डिपेंडेंट केस है, तो यहाँ पर आप लिमिट्स में देख रहे हैं वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब डिपेंडेंट केस है। तो हम नॉर्मल मेथड से सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये जो फंक्शन है आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका x² 2 और यहाँ आपने लिमिट डाल दिया 0 to y, देन वी हैव dy एंड dz और यहाँ पे आपका y² और z³ फंक्शन चल रहा है। तो ये हो गया आपका 0 to 1, 0 to z, 1/2 हम बाहर ले रहे हैं, अपर लिमिट डालेंगे तो y² हो जाएगा, y² और y² y4 हो जाएगा, z³ इंटू dy इंटू dz। देन वी हैव हाफ 0 to 1, z³ का भी कुछ नहीं कर रहे, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y 5/5 आएगा, तो 5 बाहर ले रहे हैं। देन 0 to z इंटू dz, 1/10, 0 to 1 z³, यहाँ पे ये z 5 हो गया इंटू dz, तो ये z 8 हो गया। z 8 का इंटीग्रेशन होता है z 9, ठीक है, बाय 9, तो बाय 9 तो कांस्टेंट था 0 to 1, तो ये आ गया 1/90 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।
अब आपको प्रैक्टिस में लेकर आना है, ऐसे नहीं कि जैसे हम पहले अपने एमएससी पीजी में यूजी में क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नो, प्रैक्टिस में लेकर आइए, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, क्योंकि आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा, आप अपर लिमिट पहले ही रखिए, जैसे यहाँ हम रख रहे थे, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप मतलब माइंड में ही कैलकुलेट करते जाएं और उसको फिर क्विकली सॉल्व करें, क्योंकि टाइम हमारा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है यहाँ पर। सो 1/90 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल। अब आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन दे दिया, बट मैं अभी आपको ये नहीं समझाऊंगी, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगी जो इस तरह से जब आपको दिया होता है तो कैसे आपको लिमिट्स देना है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे होता है। तो v मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको, ये एरियाज दिए हुए हैं, दिस इज अ फंक्शन y dx dy dz एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 0 0 और 0 आ रहा है, मतलब तीनों की लोअर लिमिट 0 होगी, ठीक है, y एंड z, तो ये तो सबकी लोअर लिमिट हो गई। देन वी हैव सीन x0 एंड x2 है, तो यहाँ पर आप चाहे डबल इंटीग्रल्स देखें या ट्रिपल इंटीग्रल्स, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट वाला इंटीग्रल होता है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमें x की लोअर और अपर लिमिट मिल गई, तो ये आपका x का हो गया। अंदर वाली जो दोनों लिमिट्स हैं वो वेरिएबल बेस्ड लिमिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस वाई, तो ये इसकी अपर लिमिट हो गई। अब आपने z तो निकाल लिया, अब y बचा है, तो z को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो y का क्या आ रहा है, अपर लिमिट 1 आ रहा है, तो ये आपने कर लिया। अब आपको सिंपल इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले ये z के रेस्पेक्ट में होगा, इसको कंसिडर नहीं करना है। कई बार डबल इंटीग्रल्स में भी हमने देखा था, हम यहाँ पे रेंज पर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर x को ऐसे ही रख रहे हैं, y को ऐसे ही रख रहे हैं। जब आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये z आ जाएगा 0 to 1 minus y dx and dy। so once you will do, तो ये हो गया y into 1 minus y, this is dx dy। अब आपको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया y square by 2 minus y क्यूब बाय 3, 0 to 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने फास्ट करिएगा, ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा, वंस वी विल टेक द एलसीएम, तो 1/6 बाहर आ रहा है, 0 to 2 1 डॉट dx आ जाएगा, राइट। तो ये तो सिंपल x हो गया, तो ये आ गया 2/6, तो 1/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर हो गया इसका 1/3। ये सेम ही क्वेश्चन था ऊपर वाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हैव रिटन इट इन और, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे लिमिट्स इवैल्यूएट करना बता रही थी, दैट्स व्हाई, नहीं तो इस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, द वैल्यू फॉर दिस इज व्हाट। नाउ हर क्वेश्चन डिफरेंट लिया है मैंने, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी स्टार्टिंग में समझा है तो आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स की कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो लिमिट्स थी हियर, ये वेरिएबल बेस्ड लिमिट्स थी, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल जैसे मेथड हम इंटीग्रेट करते हैं, पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में, वो हमने फॉलो किया। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, जब आपकी लिमिट्स जो हैं वो वेरिएबल बेस्ड नहीं होती है, फाइनाइट लिमिट्स होती है, तो उस केस को इंडिपेंडेंट केस कहा जाता है और उसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। वहां आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत बहुत कम हो जाता है, बहुत कम टाइम में आप इजीली आंसर रिप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, x इसको सेपरेट कर दीजिए। कैसे सेपरेट करते हैं वो समझते हैं। जैसे आपका ये जो फंक्शन था इसको हमने सेपरेट कर दिया, लाइक ये इसके साथ गया माइनस ये इसके साथ गया। ये सिर्फ, वैसे तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दिस नाउ। अब आपको पता है कि जब हमारे पास एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका फंक्शन ऑड है और लिमिट -a to a है तो आंसर होता है 0। तो आप देख रहे हैं दिस इज एन ऑड फंक्शन और लिमिट -1 to 1 है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉजिक, फिर से जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था वो क्या समझा था कि अगर लिमिट्स आपकी वेरिएबल बेस नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो आप x की लिमिट के साथ इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, y की लिमिट के साथ इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, और z की लिमिट आपका 1 डॉट dz आ जाएगा। अब आप इस पर देखिएगा, y की लिमिट -a to a है, फंक्शन आपका है ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये सारे 0 हो गए, -0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, आपसे क्वेश्चन में वो इवेल्युएट करना नहीं पूछते है, तो ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली एट द बैक कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है, इंटीग्रेशन के जो नॉर्मल प्रॉपर्टी वाले रूल्स थे, -a to a, जैसे 0 होता है, अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, ट्वाइस फ्रॉम 0 to a। ये किस केस में होता है, अगर फंक्शन इवन है, राइट। और दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स फाइनाइट है तो आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट का केस है, x की लिमिट्स x के साथ, y की लिमिट्स y के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे हमने क्विकली जो है वो आंसर निकाल लिया एज 0। और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो नॉर्मल जो अप्रोच होती है, पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, फिर y के, फिर x के, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस। तो अभी आप देख रहे हैं ये z की लिमिट है, ऑब्वियसली ये y की लिमिट होगी क्योंकि वेरिएबल बेस्ड है, और ये x की लिमिट, तो अभी हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये z के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप z के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये yz हो गया, z²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये z² हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे लिमिट डालेंगे, यहाँ पे दोनों आपका लिमिट चल रहा है y एंड x, ठीक है। अभी यहाँ पर आप जब डालेंगे तो ये y² हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y² इंटू dy/dx, तो 2y² हो गया, 2y² हो गया। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे ही करेंगे। 2y² को जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y³/3 आ जाएगा। तो 3 को बाहर ले लीजिए और y की लिमिट क्या है, 0 to x²। अब ये आप यहाँ पे जब x² डालेंगे अपर लिमिट तो ये आ जाएगा x6 को, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, 1 मिनट, ऐसे। तो x6 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x7/7, तो अपर लिमिट, तो आंसर क्या हो गया, 2/21 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो तो अभी हमने सारे जो है वो बेसिक क्वेश्चंस देख लिए। अब नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द थ्योरम, जो आपकी डिरिचलेट्स इंटीग्रल की थ्योरम है, जो ट्रिपल इंटीग्रल्स पर बेस्ड है, और जिससे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं एक बार ये समझते हैं। अब देखिए इसका फॉर्म आप अच्छे से समझिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस बहुत क्विकली हो जाएंगे आपके। सबसे पहले पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और दूसरा ये बाउंडेड एरिया है, मतलब कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि x + y + z शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, और आपको x, y एंड z को फॉर्म में किस फॉर्म में लेना है, l - 1, m - 1, n - 1, इस फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो डिरिचलेट्स थ्योरम क्या कहती है कि आप इस ट्रिपल इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं, गामा l, गामा m, गामा n अपॉन, तीनों को ऐड कर दीजिए और एक बढ़ा दीजिए, +1 कर दीजिए, तो ये आपके ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट होना चाहिए और इस तरह से बाउंडेड होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको इस थ्योरम को अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमें इसको इवेल्युएट करना है और बाउंडेड बाय द प्लेन्स, देखिए x0, y0, z0, और यहाँ एक कंडीशन आपको दे दी जाती है, इक्वल्स टू 1 में भी अप्लाई हो जाता है और लेस देन 1 में भी अप्लाई हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो ये आ रही है और ये आपका सरफेस है, और यहाँ पे आपको इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप ये जो अपॉन वाले हैं ना, इसको आप लेट करिए, तो आपने इसको u लेट कर लिया और यहीं पे dx भी निकाल लीजिए, तो a इंटू du हो जाएगा, बस एक लेट कर लीजिए। अब आप इसमें टाइम वेस्ट ना करके आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a² u² y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू v और c इंटू w हो जाएगी। dx की वैल्यू 1 निकाल ली आपने, तो a du, दूसरी वाली क्या हो जाएगी b dv और तीसरी वाली c w। एक एक मत करिए, बिकॉज आपको पता है कि आपने इसको u लेट किया, इसको v, इसको w, तो नो नीड टू सॉल्व की 1 by 1। अब यहाँ से ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको बाहर निकालिए, तो जब कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, एंड वी हैव u² v एंड w du dv एंड dw। अब कंडीशन क्या थी आपकी,
आपने इसको क्या लेट किया था, u v एंड w, तो u प्लस v प्लस w इट इज इक्वल टू 1, तो आप डिरिचलेट्स इंटीग्रल लगा सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये l-1 या m-1 या n-1 में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट जैसे जो आप अपने एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे जब थ्योरम लगाएंगे डिरिचलेट्स थ्योरम, तो गामा n 3 हो जाएगा, गामा n अपॉन तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 4 5 6 7 और एक ऐड +1 करना है, ठीक है। तो 7 था इनको ऐड करने पर और ये +1 8 हो जाएगा। नाउ क्विकली हमें गामा की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर प्रीवियस आपने विजिट नहीं किया है तो। क्विकली कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो ये 2 हो गया, ये 1 फैक्टोरियल कुछ नहीं, इसको आप 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं गामा 8 को। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 × 6 × 120 होता है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होके ये आपका हो गया 60, तो 42 आ गया, 42 × 6 2520 आ गया, तो ये हो गया a³ b² c² 2520। अभी आप गामा इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। आगे ट्रिपल इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल्स में आई टोल्ड यू इसमें 2 लॉजिक होते हैं, एक तो हम n-1 फैक्टोरियल यूज करते हैं और एक और हमने क्या देखा था n-1 गामा n-1। तो ये तो फ्रैक्शंस में जब 3/2 1/2 7/2 और ये जैसे 3 2 1 8 जैसे यहाँ हमने n फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। तो आंसर क्या आ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में बोला था कि ये आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं k की वैल्यू क्या आ रही है, 2520। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2520। नेक्स्ट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल। अब आपको इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, इलिप्सॉइड दे रखा है <= 1। कंडीशन ये देखते ही आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर डिरिचलेट्स इंटीग्रल वाली थ्योरम अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर आ गया तो इन सब स्क्वायर को आप u v एंड w को लेट करेंगे और फिर इसको हम इवेल्युएट करेंगे। सो देखिए आपने x² को u लेट कर लिया v w, तो ये आपका हो गया u + v + w इट इज <= 1। अब आप एक का निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हो गई a × √u, राइट। अब यहाँ पे आप dx निकाल लीजिए, तो dx क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, -½ × du। बस एक का निकालिए, बाकी का रहने दीजिए क्योंकि वही सब v में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाला, a × √u और dx की वैल्यू आपने क्या निकाला, a² 2 u⁻⁻v, राइट। इस तरह से ऐसे y, तो y की वैल्यू इसको देखकर लिख दीजिए, बस वेरिएबल में चेंज आएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा b² 2 u⁻½ dv। ऐसे ही अब देखिए इसको आगे वैसे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये du dv एंड dw है ना, नो नीड टू आगे फर्दर w के लिए, बस ये एज इट इज b की जगह c आएगा और v की जगह w आ गया। अब वैसे भी आप देख रहे हो ये तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड करोगे तो u⁻0 आ रहा है, u⁻0 इट इज 1। कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालिए तो ये हो गया a² b² c²/8 ट्रिपल इंटीग्रल। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, क्योंकि u⁻0 को आप इस तरह से लिखेंगे। तो अब आप डिरिचलेट्स थ्योरम लगाइए, तो गामा l गामा m गामा n अपॉन तीनों को ऐड करके एक ऐड करना है, तो गामा 4 आ जाएगा। एंड व्हाट इज गामा 4, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 मतलब ये आंसर आ गया आपका 48, ठीक है। तो आंसर विल बी a² b² c²/48 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व। तो आज हमने बेसिक देखा ट्रिपल इंटीग्रल्स का कि बेसिक, सो आज हमने स्टूडेंट्स बेसिक ट्रिपल इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना देखा और डिरिचलेट्स थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना सीखा। अब आगे अभी आपका और रहता है, एक एक्सटेंशन होता है डिरिचलेट्स थ्योरम का, तो वो भी हम समझेंगे लेकिन 1 बाय 1। सो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो एक मिक्स्ड वीडियो रहेगा, एक रिवीजन शॉर्ट ऑफ वीडियो रहेगा जिसमें हम डबल इंटीग्रल्स और ट्रिपल इंटीग्रल्स को वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे
और ट्रिपल इंटीग्रल्स की जो एक एक्सटेंशन थ्योरम रह गई है आपकी, वो भी हम समझेंगे, राइट। तो आप जो है वो सीक्वेंस में प्लीज जो है वो कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन रखें इस सीरीज में, बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम द बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप स्किप मत करिए, जैसे सीक्वेंस में वीडियोस जा रही हैं बिल्कुल वैसे ही वॉच करिए, तो आपको 1 बाय 1 जो है वो समझ में आएगा, बिल्कुल रूट लेवल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हेल्पफुल है अगर आपके लिए वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।